हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बच्चों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपको स्क्रीनशॉट करते जाना है और वहां पे आपको एक नोट्स बनाते जाना है। ठीक बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक, उत्पाद, दोनों या कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहेंगे? 2020 और 2025 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक साल एग्जाम में सवाल आता है। तो देखोगे जैसे ये कोई ए है, ए कोई अभिकारक है और ए से कोई बी बनाया, ठीक। तो इस बी एक तो इस ए को बच्चों कहा जाता है अभिकारक, इस ए को कहा जाता है अभिकारक और बी को कहा जाता है बच्चों प्रतिफल, या इसका एक और नाम है उत्पाद। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद भी कहते हैं। तो बच्चों यहां पे समझना हमें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो अभिकारक में कौन भाग ले रहा है? जैसे ए यहां पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बच्चों उनको हम कहते हैं अभिकारक। अगर हमसे सवाल पूछ देता कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहेंगे, तो ये नया जो पदार्थ होगा बच्चों इनको कहा जाएगा प्रतिफल। इनको क्या कहा जाएगा? प्रतिफल कहा जाएगा या उत्पाद कहा जाएगा। तो ये बात याद रखना है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है ये देख लो, 2014-2021 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका रंग पूछा है श्वेत, पीला, हरा, काला। तो बच्चों बताइएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? चार ऑप्शन दिया है। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर कैसा होता है? श्वेत होता है, तो सिल्वर क्लोराइड भी श्वेत ही होगा। अगर बच्चों ऐसे अगर सवाल पूछ देता कि फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, तो बच्चों क्या बताओगे? अगर फेरस सल्फेट का रंग पूछ देते हो हरा बताओगे, ठीक। इसी प्रकार बच्चों आपको कॉपर सल्फेट का रंग पूछ दे, कॉपर सल्फेट का रंग पूछ दे, तो बच्चों इसका आंसर क्या बताओगे? नीला बताओगे, ठीक है बच्चों। अगर ऐसे सवाल आएगा तो आप लोग करते जाना। तो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन के जब स्थानांतरण होता है तो उससे जो नया यौगिक बनता है उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? बच्चों इनको क्या कहते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक। पुराना जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों के बच्चों स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है वैद्युत संयोजन बच्चों बनता है। अगर ये पूछ दे कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, अगर यहां पे पूछ देता कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कौन सा यौगिक बनता, तब वहां पे बच्चों सहसंयोजी यौगिक बनता। क्या बनता? साझेदारी से कौन सा बनता है? सहसंयोजी यौगिक बनता है, ठीक बच्चों। चलो इतनी बात समझ में आया क्या बच्चों? आगे बढ़े, चलो अगले सवाल की ओर। बोझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बोझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चार ऑप्शन दिया है, 2025 में पूछा हुआ सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ चुका है। इनसे रिलेटेड बहुत सारा सवाल पूछता ही है हर एक बार एग्जाम में। चलो बच्चों अब यहाँ पे देखोगे बोझा हुआ चूना के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका सूत्र लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये है कैल्शियम, कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड है, माफ करना, ये कैल्शियम बच्चों हाइड्रोक्साइड है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक बच्चों। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। और ये है कैल्शियम क्लोराइड है, ये है कैल्शियम क्लोराइड, और इन्हें बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थोड़ा सा इनका मैं बच्चों नाम लिखना चाहूंगा। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये विरंजक चूर्ण है। ये क्या है? विरंजक चूर्ण है बच्चों। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता कि हाँ विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, तो ये सूत्र होता है, ठीक है बच्चों। अगर कैल्शियम क्लोराइड का इसका सामान्य कोई यौगिक, इन्हें बोलते हैं बच्चों कली चूना। इन्हें क्या कहते हैं? कली चूना बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये है कली चूना और ये है आपका
बेसिकली बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूना। तो आंसर देख सकते हो बच्चों, बुझा हुआ चूना। ठीक, यहां पे दीर्घ ही रहेगा बच्चों, ये ध्यान देना। चलो, तो आंसर क्या होगा बच्चों? बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर पूछ देता कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगर पूछ देता बच्चों की विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए, तो ये बताते। अगर आपसे इसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछ देता बच्चों, प्लास्टर ऑफ, अगर पेरिस आपसे पूछ देता तो बच्चों आप ये बताते कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, तो ये बताते। ठीक है बच्चों, अगर आपसे बच्चों खावा सोडा का सूत्र पूछ देता, खावा सोडा का आपसे सूत्र पूछ देता, तो आप बच्चों इसका आंसर बताते NaHCO3। ठीक है, अब ऐसे आप आंसर बच्चों दे सकते हो। तो देख लो, बाकी जितना भी मैं लिखा हूं बच्चों नोट्स बनाते जाना। अगर कॉपी कलम नहीं लेकर बैठे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरणें में क्या होता है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो बच्चों कैथोड जो किरण होता है, बेसिकली कैथोड किरण में बच्चों इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? अगर ऐसे ही आपसे पूछ दे तो देखो 4 ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे कैथोड में क्या उपस्थित होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ठीक है, ये भी देख लो, 2024 का सवाल है। अगर ऐसे पूछ देता बच्चों कि एनोड किरण में क्या होता है, एनोड किरण क्या करता है, तो यहां पे आप आंसर देते प्रोटॉन। क्या आंसर देते बच्चों? प्रोटॉन। ठीक, चलो, इतनी बात समझ में आया बच्चों? इतनी बात समझ में आया? मुझे अच्छा है आपको समझ में आया होगा। चलो, जल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जैसे जल हो बच्चों, ये मान लो ये जल है, ठीक है, ये जल है। तो जल में जब विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो इसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होंगे। कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड होंगे? 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होंगे। एक होगा एनोड, दूसरा होगा कैथोड। एक हमने मान लिया एनोड, दूसरा हमने मान लिया कैथोड मान लिया बच्चों। ठीक है, एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। जब बच्चों जल का वैद्युत अपघटन होता है तो H प्लस बनता है और O माइनस बनता है। थोड़ा सा ये आयंस के हिसाब से समझिएगा। ठीक है बच्चों, यहां 2 है तो यहां 2 आप लिख सकते हो। ठीक, लिख सकते हो। अब यहां पे बच्चों समझो, अब हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, तो अब बताइए इसमें जो हाइड्रोजन होगा और O-2 भी होगा, कौन कहा जाएगा? जो ये निगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड पर जाएगा। माफ करना, गलत, ये जो निगेटिव वाला होगा ये जाएगा एनोड पर, और इसका जो पॉजिटिव होगा वो कहां जाएगा? कैथोड पर। जो पॉजिटिव होगा यानी हाइड्रोजन H आयन जो होगा ये माइनस वाले पे अट्रैक्ट होकर जमा होगा, और इसका निगेटिव होगा जल का यानी O-2 का जो आयन होगा ये एनोड पर जाएगा। अट्रैक्शन की वजह से ये माइनस को एनोड माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा और कैथोड होगा प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, चलो बाबू, तो आंसर क्या होगा? जल में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर कौन सा गैस जा रहा है? H प्लस होगा। कौन सा बच्चों? H प्लस। अगर यही आपसे पूछ देता कि एनोड पे कौन सा गैस, एनोड पर क्या मुक्त होता, तो एनोड पर बच्चों क्या होता? ऑक्सीजन। और कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर बताइए बच्चों, कैथोड पर H प्लस मुक्त होगा। ठीक है बच्चों, चलो बाबू देखो तो वीडियो सही आ रहा है, जल्द रहा है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कौन सी गैस उत्पन्न होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा? कौन सी गैस? ये 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 4 ऑप्शन है बच्चों, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, बताइए कि जब भी कौन सी गैस मुक्त होगी जब जल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। तो याद रखना ये सूत्र, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के बच्चों ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है कि जब भी कोई धातु किसके साथ? जल के साथ रिएक्शन करता है तो धातु के ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो आंसर क्या होगा बाबू? हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक, ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट, तो यहां पर बाबू फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन होता है तो यहां क्या बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और फेरिक
जो मतलब आयरन होता है ये बाहर निकल जाता है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये एल्युमिनियम जो है इस आयरन को क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। क्या कर रहा है? यहां से इसको ये हटा दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। इसलिए कौन सा अभिक्रिया होगा बच्चों? ये एक प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि जो एल्युमिनियम है इस फेरस को यहां से विस्थापित मतलब हटा देना, वहां से गायब कर देना बाबू। ठीक, इतनी बात समझ में आया? चल, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? बच्चों बताइए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? बेसिकली वो बनाता है ऊर्जा। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। तो बच्चों श्वसन के फलस्वरूप क्या मिलता है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है और श्वसन से क्या होता है? ये 2016 में ये भी सवाल पूछा हुआ है, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या ऊष्माक्षेपी है? तो 4 इसमें ऑप्शन दिया है। बताइए बच्चों कौन सी रिएक्शन है? चारों में बताइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बात आएगा आप इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी पेन लेकर से नोट जरूर करिएगा। ठीक, तो बेसिकली श्वसन जो है बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जब सांस लिया जाता है तो हमें एक प्रकार के सांस लेने से ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के वजह से हमारी जो शरीर का विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं वो होती है। हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वगैरह, तो इसी ऊर्जा की मदद से। तो श्वसन क्या है? एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक, ऊर्जा को ये मुक्त करता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे एक इन्होंने रिएक्शन दिया है, ये 2016 का सवाल है। आप बताइएगा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन दिया है इन्होंने, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों यहां पे आपको नोटिस करनी है, उपचयन का अगर मतलब समझोगे, एक मिनट, हाँ, यहां पे बच्चों समझना है कि देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ संयोग किया है और यहां पे कॉपर आ गया, यहां पे जल आ गया। तो ध्यान से देखोगे यहां से इसका क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, यानी जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है वो हट जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। और ध्यान से यहां पे देखोगे ऑक्सीजन इसके साथ क्या हुआ है? जुड़ गया है, यहां पे जोड़ दिया गया है या जुड़ गया है। ठीक, तो यहां पे ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोजन भी हो रहा है। जब ऑक्सीजन का, याद रखो, जब ऑक्सीजन का संयोजन हो बच्चों, जब ऑक्सीजन का संयोजन हो तो उसको हम बोलते हैं उपचयन। ठीक, अच्छा, जब ऑक्सीजन का वियोजन हो या निष्कासन हो तो इसको कहा जाता है अपचयन। तो इस रिएक्शन में बच्चों अगर ध्यान से देखें तो दोनों चीज हो रहा है। जहां दोनों चीज होता है ना उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं बच्चों? उनको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जहां पे ऑक्सीजन का मतलब जहां पे अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से बच्चों जानते हैं। तो ये चीज तुम्हें ध्यान देना है बच्चों। ठीक, आगे हम बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। यहां पे देखोगे जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन का संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बता रहा है, इनमें कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्राइट हो रहा है या दोनों हो रहा है? तो बच्चों बता दूं यहां पे एक होता है उपचयन। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसमें 2 चीज होता है। इसमें याद रखो बच्चों 2 चीज होता है। यहां पे ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का नाश होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और ये होता है। इसी प्रकार अपचयन एक रिएक्शन आता है, अपचयन। हाँ, इसी प्रकार बच्चों एक अपचयन होता है। अपचयन या अवकरण इसे कहते हैं। अपचयन या अवकरण में भी 2 तरह की चीजें देखने को मिलती है। या तो यहां पे
या तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग होगा या तो ऑक्सीजन का नाश होगा, यानी या तो ऑक्सीजन वहां से घटेगा या तो हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है इस कॉपर के साथ जुड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉपर का अवकरण कहेंगे। जहां ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण, दोनों एक ही नाम है। तो आंसर बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, आगे बढ़े, मजा आ रहा है बच्चों। चल, यहां पे देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट है और ये टूट करके दो भागों में बंटा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बच्चों जब भी आपको ऐसे दिखे कोई ए, कोई पदार्थ है ए टूट करके बी और सी में बट जाए, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, यहां पे हुआ है वियोजन। क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों, वियोजन रहा है। एक पदार्थ जब दो भागों में बट जाए तो उसको हम कहते हैं वियोजन। अच्छा, इसी के विपरीत अगर ए और बी दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना ले तो इसको कहा जाता है संयोजन। तो ऐसे भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे देखोगे एक जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दो अन्य भागों में टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है, वियोजन हो जा रहा है। ठीक, वियोजन हो रहा है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, विस्थापन होगा क्या, बिल्कुल नहीं, द्विविस्थापन भी नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, बिल्कुल ये वियोजन हो रहा है। तो इसको कहेंगे वियोजन या विघटन। इसको वियोजन कह सकते हो या इसको हम विघटन भी कह सकते हैं, दोनों बात एक है। विघटन मतलब भी होता है टूटना और वियोजन का भी मतलब होता है टूटना। तो ऐसे रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ऐसे पूछता अगर ये ऐसे पूछता जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन है, अगर इसमें एक हाँ ऑक्सीजन जोड़ करके CO2 बना रहा है, तो बताओ बच्चों ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये बच्चों एक प्रकार के संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन, क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बन रहा है। जब जुड़ेगा तो संयोजन, संयोग हो रहा है, और जब टूटेगा तो उसको वियोजन या विघटन हम या अपघटन कहते हैं। ठीक, यहां भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक। चलो, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जब साग सब्जी का कंपोस्ट बनता है, हमारे घरों में जो छिलका होता है उनको ले जाकर हम लोग किसी गड्ढे में डाल देते हैं तो उसका कंपोस्ट बन जाता है, मतलब खादर बन जाता है, जिसे खेत में डाला जाता है तो हाँ खेत की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाता है। तो यहाँ पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया, तो बच्चों उनसे एक प्रकार के एनर्जी भी रिलीज हो सकती है, उनसे एक प्रकार की एनर्जी भी रिलीज होती है। इसी वजह से गोबर गैस भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत सारा चीजें गोबर गैस बनाया जाता है, या कंपोस्ट से भी बहुत सारा एनर्जी भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वो कौन सी अभिक्रिया, क्योंकि यहां पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। जो यहां पे क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जहां पे ऊष्मा का अवशोषण हो ना, ऊष्मा का अगर अवशोषण हो, क्या लिख रहा हूं यार, अगर ऊष्मा का बच्चों अवशोषण हो तो उन्हें हम ऊष्मा शोषी कहेंगे। तो यहां पे ऊष्मा का अवशोषण नहीं बल्कि क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसलिए हम कहेंगे साग सब्जियों से विघटन से कंपोस्ट जो बनता है वो प्रकार के ऊष्मा का उत्सर्जन अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक भाऊ, सीधा बैठ। हाँ, निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो दो प्रकार के बच्चों उत्पादक होता है। जैसे ये लेड नाइट्रेट है बच्चों, जब इनको गर्म किया जाता है, ठीक है, जब इनको गर्म किया जाता है तो इसमें बस दो चीजें बनती है, NO2 बनता है प्लस O2 बनता है, ये उत्पादक के रूप में बनता है, अन्य भी चीजें बनता है। तो ये आपको बात बच्चों याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, लेड नाइट NO2 और O2 होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है निम्न में कौन सा सही नहीं है। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बच्चों आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एक होता है धुआं सोडा, जिसको हम सरफ कहते हैं, सोडा कहते हैं। इसमें कौन सोडा का सूत्र है आसान भाषा में, तो ये चीज याद रखना बच्चों। 4 ऑप्शन दिया है, Na2CO3, एक जगह 5H2O, 10H2O, 7H2O और 2H2O। तो ये याद रखना है, कौन सा चीज याद रखना है, ये 10, 5, 7, 2, इसमें कौन सा सही है।
हाँ, कौन सा बच्चों इसमें सही नहीं है, इन्होंने पूछा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है। तो बच्चों ये जो 2 होता है ना, ये जो 2 होता है ना, 2 वाला, ये ऐसा कोई इस प्रकार का रिएक्शन, ये इस प्रकार के यौगिक नहीं होता, इसलिए आंसर ये होगा। ये तीनों सोडा का सूत्र होता है। ठीक, समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब हम लोहे को जिंक से लेपित करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लो 2 बार ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है बच्चों, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। बताइए बच्चों क्या होगा? लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहेंगे? जब लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है तो बच्चों उसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे, ये पूछ रहे हैं जस्ता। जस्ता क्या है? एक प्रकार के धातु है। ठीक, और धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो बच्चों क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक बच्चों, जैसे मैं ये रिएक्शन लिख भी लेता हूं, जैसे ये जिंक हो गया और H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक, एक मिनट माफ करना, हाइड्रोक्लोरिक लिखा है ना, तो HCl होगा। तो जब बच्चों इनका इनके साथ रिएक्शन होगा तो ZnCl2 बनेगा और साथ ही साथ H2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? साथ ही साथ H2 बनेगा। चलो, हाँ, अरे क्या हो गया यार, हाँ क्या बनेगा? हाँ ये बनेगा। तो इसको हम चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, इसको हम चाहे तो ऐसे 2 से यहां से गुणा कर लेंगे तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्रकार के लवण बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या बनाता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस मुक्त कराता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी पर टिक लगाओगे। ठीक, जब भी जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होता है, या यूं कहें जब धातु अम्ल की अभिक्रिया होता है तो बेसिकली क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है बच्चों, क्या इतनी बात याद रहेगा आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। जल के एक अणु में H और O परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा है। तो जल, ये हो गया जल के एक अणु में, तो जल में कितना बहु बताइए? तो जल में कितना है? हाइड्रोजन का अणु कितना है? 2 है। ऑक्सीजन का अणु कितना है? 1 है। तो इनका अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 होगा। आंसर क्या होगा बच्चों? 2:1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, अगर इसी प्रकार ये पूछ देता कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का अनुपात बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन के अणुओं का, तो इसमें कार्बन के अणु कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का अणु कितना है? 2 है। तो 1:2 होता है। अगर द्रव्यमान संख्या के हिसाब से अगर ये पूछे यही सवाल कि इनके द्रव्यमान संख्या के हिसाब से बताइए, तो जल का, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 1 होता है, तो 2 ये होगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, 16 ये होगा, तो कट जाएगा तो कितना होगा? 1:8 होगा। ये किसका अनुपात है बच्चों? इनके भार का अनुपात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये भार का अनुपात है, ये अणु का अनुपात है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर भार का अनुपात पूछा जाता तो 1:8 आंसर आप देते। ये किसका? ये जल का, H2O का। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन समझना है तब आंसर देना है। अगला सवाल, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? हमें ये देखना है इस अभिक्रिया में क्या हुआ है। तो देखोगे यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, कार्बन जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, जिंक यहाँ अलग हो गया, यानी ये जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ गया है? कार्बन के, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो इसको क्या कहेंगे? कि कार्बन, यहाँ पे कार्बन का उपचयन हुआ है। क्या बच्चे हुआ है? यहाँ पे कार्बन का उपचयन। बोला था ना, जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उनको हम उपचयन कहेंगे, ऑक्सीजन का नाश को हम अपचयन कहेंगे। ठीक, तो आंसर क्या होगा? हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक, कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन के लिए आपको बताया था कि जब कोई एक अणु 2 भागों में बढ़ जाए, A, B और C, तो इनको हम अपघटन कहेंगे या वियोजन कहेंगे। तो ये बोले हैं कौन नहीं है,
कौन नहीं है। तो ध्यान से देखोगे यहां पर एक एटम है और ये 2 एटम में बट गया है, तो इसको हम क्या अपघटन कहेंगे क्या? हाँ, मतलब ये इसको अपघटन बिल्कुल कहेंगे, ये कहेंगे। यहां भी एक अणु है, ये 2 अणुओं में टूट गया है, ये भी अपघटन है। यहां पे ध्यान से बच्चों देखोगे H2 और Cl2 ये क्या है? 2 अणु है और 2 से 1 अणु बनाया है, इसको हम संयोजन कहते हैं। इसको कौन सा हम अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन कहते हैं। तो यही तो गलत है, मतलब इन्होंने बोला है कि कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये भी उदाहरण है, ये भी है। अब भोजन का पचना भी एक प्रकार के हाँ इसका उदाहरण होता है। ठीक बच्चों, सही बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाओगे बच्चों। हाँ, कौन दहन अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन है बच्चों, बताइएगा इनमें कौन दहन अभिक्रिया है। तो दहन मतलब जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आसान भाषा में समझो, जिनसे लहास निकले, लौ निकले, लौ, वही दहन अभिक्रिया होगा। तो मोम को जलने में क्या लौ निकलता है? क्या जल के उबलने में किसी प्रकार का लौ निकलता है? क्या नहीं निकलता है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। पेट्रोल के जलने में लौ निकलता है, लहास हम लोग भोजपुरी में कहते हैं बच्चों, इसे वो लहास। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बहुत ऐसे सवाल है, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा बाबू स्क्रीनशॉट करते जाना। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग कई बार बताया बच्चों। ऑक्सीजन का योग 4 ऑप्शन दिया है, उपचयन, अपचयन नहीं, अपचयन है, उपचयन है, संक्षारण है, इनमें से कोई नहीं है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? 2019-2020 में पूछा हुआ सवाल है, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर एक साल ये सवाल पूछता है। तो बताइए ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। अगर कह देता कि हाँ ऑक्सीजन का ह्रास, तो क्या आंसर देते बच्चों? ऑक्सीजन का ह्रास, ये अपचयन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अपचयन होता है। अच्छा, इसी प्रकार आपसे पूछ देता हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा? अच्छा, हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाएगा? प्लस मतलब योग और माइनस मतलब ह्रास। तो अच्छा, हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा? ये अपचयन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास ये उपचयन होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। चलो नेक्स्ट, वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। जिनमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा बने उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? 4 ऑप्शन दिया है, उष्मा शोषी, उपचयन, प्रकाश संश्लेषी, उष्मा क्षेपी। 2025 में पूछा हुआ ये सवाल है, बताइए जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी बनता है उन्हें बच्चों हम क्या कहेंगे? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? उष्मा शोषी होगा या उष्मा क्षेपी होगा या उपचयन होगा, क्या होगा? तो बच्चों उष्मा के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ जब उष्मा बनता है तो उन्हें हम उष्मा क्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी कहते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये याद रखना, डी होगा सही। ठीक, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? अभी बताया बच्चों हाइड्रोजन का हटना। तो 2 चीज अभी एक बार और लिख दे रहा हूं। उपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास, ये 2 बात याद रखना। अच्छा, अपचयन का मतलब ये याद रखना बच्चों, अपचयन का मतलब ये याद रखना, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो हाइड्रोजन का हटना यानी ह्रास, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? उपचयन कहलाएगा। ठीक, अगर ये पूछता कि हाइड्रोजन का योग होना क्या कहलाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक है बाबू, थोड़ा पीछे रहो। हाँ, किसी वस्तु को जलने हेतु न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है। बच्चों किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें कौन से ताप की जरूरत होती है? 2018 में पूछा हुआ सवाल है। किसी वस्तु को जलाने के लिए हमें न्यूनतम जो ताप की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, प्रज्वलन ताप कहेंगे या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे? बोलिए। तो बच्चों इनको हम कहते हैं प्रज्वलन ताप या इसको हम ज्वलन ताप भी कहते हैं। इसको एक और नाम है ज्वलन ताप भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भूरा चमकदार तत्व X गर्म करने पर काला हो जाता है। कोई भूरा
चमकदार जो तत्व है कोई एक्स गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, बेसिकली काला हो जाता है। इनमें कौन सा ऐसा तत्व है जिन्हें गर्म करने पर काला हो जाता है, बताइए बच्चों। तो बच्चों ये होता है कॉपर। बच्चों इसका आंसर सही क्या होगा, कॉपर को जब आप गर्म करोगे तो वो काला हो जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर निकल जाता है। ये 2018-2024 का पूछा हुआ सवाल है। इसको हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? 4 ऑप्शन दिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और विघटन। तो बच्चों अगर देखोगे क्रियाशीलता श्रेणी तो जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जिंक क्या करेगा, इसको यहां से विस्थापित कर देगा, इसको कोई यहां से विस्थापित करके खुद वहां बैठ गया और कॉपर को वहां से हटा दिया। तो मतलब वो क्या किया है, विस्थापित किया है। इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलो तो याद रहेगा बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट करते जाना जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। यहां देखोगे C+O2 और CO2 बनाता है, ये कौन सा अभिक्रिया? अभी बताया था बच्चों, क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। 4 ऑप्शन दिया, बताइएगा इनमें कौन सा आंसर सही है, बोलिए बच्चों। तो बच्चों इसका होगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 जोड़ करके 1 बना रहा है। 2 पदार्थ जब जोड़ करके 1 बनाए, जैसे A और B जोड़ करके क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक, यहां देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह है क्या है, कौन सा अभिक्रिया है? तो सेम टू सेम देखोगे, यहां भी एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, ये दोनों यहां पर जुड़ करके ये बनाया है। कौन सा अभिक्रिया होगा, क्या होगा बच्चों? सेम, ये भी एक प्रकार के संयोजन अभिक्रिया होगा। ये भी एक प्रकार के संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि 2 पदार्थ जुड़ करके एकल पदार्थ बना रहे हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा द्वारा विघटन क्या कहलाता है? आंसर आसान है, ऊष्मा द्वारा विघटन क्या कहलाएगा? तापीय विघटन, ऊष्मीय विघटन या आणविक विघटन या कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन बच्चों दिया। तो ऊष्मा द्वारा विघटन क्या कहलाएगा बच्चों? ऊष्मीय विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऊष्मीय विघटन कहलाता है। आगे बढ़े। जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, बताइए, जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। देखो उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। संयोजन में A+B मिल करके कोई C बनाता है। और ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है बच्चों, ये होता है ऊष्मा का अवशोषण। अच्छा, ये ऊष्मा छेपी होता है, यहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है बच्चों। ये क्या होता है? यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। 4 ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा आंसर, बोलिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऊष्मा शोषी होगा, क्योंकि ऊष्मा का जहां पे ऊर्जा का अवशोषण होता है उसको हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। अवशोषण, शोषण मतलब सोखना। ठीक, जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चों, आयनों का जिनमें आदान प्रदान होता है उन्हें हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? संयोजन कहते हैं, विस्थापन, विघटन या द्विविस्थापन। तो बच्चों जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन। जैसे ये मान लो AB है, ठीक है, यहां पर CD है, तो क्या हुआ, इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, ये A C के साथ, माफ करना, A D के साथ और B जो होगा C के साथ, यानी ये जो बनाएगा A D बना लेता है। ठीक है, ये मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, C और B के साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बच्चों कहते हैं दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा है। मतलब A C को हटा रहा है, ध्यान से सुनो, A C को यहां पे हटा रहा है, तो C जो भी है इनके B का जगह ले रहा है, इनके B के साथ रिएक्शन कर ले रहा है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप कौन सा रिएक्शन होता है? द्विविस्थापन होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या है, बोलिए। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग तो श्वेत होता है, लाल
पीला और हरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग बच्चों क्या होता है? तो बच्चों इसका आंसर बताओगे, 2024 में 22 में पूछा हुआ सवाल है। तो बच्चों इसका आंसर होगा पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड का रंग अगर AgCl2 का रंग पूछ दे तो ये क्या बताओगे? ये श्वेत होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बताइए, ऑक्सीजन का ह्रास 4 ऑप्शन दिया है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो ऑक्सीजन का बच्चों ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है बच्चों? अपचयन अभिक्रिया होता है। कौन सा युग्म विस्थापन दिखाता है? इनमें कौन सा युग्म है विस्थापन दिखाएगा? तो बहुत सेंसिटिव सवाल है बच्चों, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। इन दोनों में देखना है Mg और Cu में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पे मैं देखूं, ये है यहां AgCu। अच्छा, AgCu में देखोगे तो यहां पर Cu ज्यादा रिएक्टिव है, Ag कम है। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पे देखोगे, यहां पर Mg है और क्या है? Cu है। तो यहां पर इनमें देखोगे, यहां पर Mg है और Cu है, यहां पर Na है, यहां Cu है, यहां पर Fe है और Ag है। तो अगर देखो, अगर ये Ag Fe से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इसको यहां से हटा देगा, लेकिन Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ये इनसे ज्यादा पावरफुल है Ag से, तो ये इनको हटा पाएंगे क्या? यानी विस्थापित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अच्छा, कॉपर से क्या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है क्या? नहीं है। तो यहां भी सोडियम ज्यादा पावरफुल है, तो ये भी कॉपर जो होगा सोडियम को नहीं हटा पाएगा। अच्छा, यहां देखोगे, यहां पे कॉपर Mg से कौन, इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? तो यहां भी कॉपर से Mg ज्यादा पावरफुल है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। जब ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर इसको विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और Ag से ज्यादा रिएक्टिव होता है Cu। याद रखो, Ag से ज्यादा रिएक्टिव होता है Cu होता है, यानी कॉपर होता है। इसलिए क्या करेगा ये कॉपर? क्या करेगा? Ag को वहां से हटा देगा और यहां पे एक प्रकार के रिएक्शन बना लेगा, यानी ये ऑप्शन नंबर होगा। ठीक, चलो ये खुद बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। ठीक, और Ag को उनसे अलग कर देगा। ठीक, समझ में आया बच्चों? हाँ, PbCl2 और CuCl2, PbCl2 ये क्या है बताइएगा बच्चों? PbCl2, ये PbCl2 था और यहाँ AuCl3 था। तो यहां भी देखोगे PbCl2 था और कॉपर ये अलग हुआ। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है क्या बच्चों? देखोगे तो बच्चों यहां पर ये जो अभिक्रिया बच्चों एक प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? ये भी एक प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री वायुरोधी रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है? मतलब खाद्य सामग्री, मतलब खाने वाली कोई भी चीज है, उसमें वायुरोधी रखने पर, उसमें अगर किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन को नहीं जाने दे रहे हैं तो ऐसा क्या होगा? मतलब ढक कर रख रहे हैं या किसी थैली में बंद करके रख रहे हैं, तो वो खाना क्या होगा? तो बच्चों ऐसे जो खाना होगा उनकी ऑक्सीकरण की जो क्रिया होगी, यानी खराब होने की जो क्रिया होगी, धीमी हो जाएगी। जब भी खाना को ढक कर रखोगे, गर्म करके रखोगे, तो बाहर से वायु उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब खाना खराब नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। यहाँ जिंक है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक सल्फेट बना लिया है, तो यहां पर क्या आएगा? तो देख लो बच्चों, अगर ये जिंक इस सल्फेट को हटा लिया तो यहां पर ऑब्वियस बात है इस हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, यहां से विस्थापित कर दे रहा है ये आकर के, तो हाइड्रोजन यहां पे होगा। इस प्रश्न के चिन्ह पर जगह पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा लो। मुझे आशा है बच्चों कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, तो इसको जरूर अप्रिशिएट करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच बच्चों।